अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैं इस वक्त अपने घर पे नहीं हूं, आउट ऑफ सिटी हूं। नज़र भी आ रहा होगा, जिस जगह बैठा आपको कहानी सुना रहा होता हूं उस जगह पे नहीं हूं। और इस पूरे वीक में कुछ प्रोग्राम जो आप ऑफ कैमरा स्टोरी के अलावा देखते थे, रूहानियत का राज या जो लाइव शो मैं करता हूं, वो आप नहीं देख सके। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माज़रत खा हूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात थे कि मैं प्रोग्राम नहीं कर सका और अभी भी घर पर नहीं हूँ, किसी वजह से मजबूरी में बाहर हूँ। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमेशा मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी दुआएं हमेशा मेरे इर्द गिर्द एक हिसार खींचती हैं। और स्टोरी एक ऐसी मेरे लिए भी यूँ समझिए, चाहे जिस भी कंडीशन में हूँ, स्टोरी सुनाना मैं नहीं भूलता। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे लोगों का ऐसा फ़ीडबैक मैं पढ़ चुका हूँ जो कहते हैं कि हम बूढ़े हैं, वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन ज़रिया आपकी स्टोरी है। परेशानियों में घिरे हैं, वक्त गुजारने के लिए उन परेशानियों को, कुछ लम्हों को कुछ देर के लिए भुलाने के लिए आपकी स्टोरी सुनते हैं। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जिनका इलाज जारी है और वो कहते हैं उस बिस्तर पे लेटे हुए जब भी कहानी आती है तो बेइंतहा खुश हो जाते हैं कि कम से कम इतना टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये समझ के कि मेरी इस कहानी से बहुत सारे लोगों को अगर इस तरह का फ़ायदा मिलता है, वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, दुख, मुसीबत भूल जाते हैं, तो फिर चाहे जैसे भी हालात हों, मैं कहानी सुनाना नहीं भूलता। पूरी कोशिश करता हूँ कम से कम आपको कहानी ज़रूर सुनाऊँ। जहाँ पे हूँ बहुत गर्मी है, आपकी सोच है, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। लेकिन पंखे का थोड़ा सा शोर भी आपको आएगा, लेकिन फिर भी जितनी भी जो भी कंडीशन थी, देखिए मैं आपके लिए कहानी फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए आपसे भी फेवर मांगता हूँ, कहानी को लाइव सुना करें, डाउनलोड ना किया करें। कहानी मुझे भेजिए। इनका नाम यासिर कैसर है और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। अपनी ज़िंदगी के वो बीते हुए भयानक खौफनाक लम्हात जो उनके साथ गुज़रे और आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी उन चीज़ों को वो भूल नहीं सके। तो यासिर कैसर की ज़ुबानी मज़हर मलिक की कहानी, मज़हर मलिक की ज़ुबानी। ये बहुत काफ़ी अरसा, तकरीबन वो कहते हैं इस बात को 25 से 27 साल हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि जब भी आपकी कहानी सुनता हूँ तो सबसे पहले वो जो आप लफ्ज़ कहते हैं, मोहब्बतों का दौर था जो वक्त के साथ ख़त्म हो गया। ये सच है, वो मोहब्बतों का दौर था। छतों के साथ छतें मिली होती थी घरों की, दिल भी ऐसे जुड़े होते थे, हमसायों का पता होता था, हमसायों के हकूक़ क्या है। इतनी प्यार और मोहब्बत होता था कि एक दूसरे का भरपूर अंदाज में ख्याल रखते थे, बीमारी की सूरत में, खुशी की सूरत में, और किसी भी ऐसी कंडीशन में कि जब हमसाये को हमसाये की ज़रूरत होती थी तो भाग भाग के एक दूसरे का लोग काम करते थे। हमारा जो घर था, एक 10 मरले का घर था, काफ़ी बड़ा सहन था, उसके आगे बरामदा था और उसके आगे 3 कमरे बने हुए थे। बरामदे वाली साइड पे ही सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। छत पे कोई भी कमरा नहीं था। गर्मियों में हमारी तरह और भी बहुत ज़्यादा लोग चारपाइयाँ बिछा के ऊपर छत पर सोते थे। घर के बिल्कुल दरमियान में एक दरख्त लगा हुआ था बेरी का, जिसके पत्ते, जिसकी छाँव न सिर्फ सहन में थी बल्कि उसकी कुछ टहनियाँ ऊपर छत तक भी आ गई थीं। ये वो दौर था जब हम अपनी बिस्तर पे चटाइयाँ बिछाते थे। और ये सच है, 25-30 साल पहले बहुत ज़्यादा जो, चाहे वो ज़मीन पे लेटते थे, चारपाई थी, बेड तक पे मैंने देखा था लोग, चारपाई हो या बेड हो, चटाई बिछाते थे। चटाई जो होती थी, खजूर के जो पत्ते होते हैं, लंबे लंबे पत्ते, उनको खुश्क करके उनकी चटाई बनाई जाती थी। और ये गर्मियों के लिए बेहतरीन होती है, जिसमें गर्माइश, जिसमें तपिश कम हो जाती है। आज भी गांव के माहौल में मैं जब जाता हूं तो वहां पे उस चटाई जो खजूर की बनी होती है, जब वो
चारपाई पे पड़ी होती है और पीपल की छाँव होती है, हवा चल रही होती है, उसके आप नीचे लगते हैं तो ऐसे लगता है शहर की सब शोर, टेंशन, गाड़ियाँ, इंसान, धुआं, एक सब दुनिया को छोड़ के आप एक ऐसी पुरसकून फ़ज़ा में आ गए हैं, एक ऐसे ज़बरदस्त दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे आप हैं, खामोशी है और उस खामोशी को, उस परिंदों की आवाज़ों को, उस दरख्त की साए के नीचे उस दरख्त के पत्तों की आवाज़ को भी आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि पत्ते लहलहा रहे हैं, आपस में कोई बातें कर रहे हैं और आपको पंखा झलने का काम कर रहे हैं। उन दिनों में हम गर्मियों में ऐसा होता था कि अपनी चारपाइयाँ ऊपर छत पर बिछा देते थे। रात के टाइम हम ऊपर सोते थे और जैसे ही सुबह अजानें होती थीं तो अम्मी अब्बू उठ जाते थे, बहन भाई भी उठ जाते थे। मैं उन सब में से ज़रा सुस्त था, मैं लेटा रहता था और वो सारे उठते नमाज़ पढ़ते। मुझे भी सख्ती से कहा जाता, कभी मैं पढ़ लेता था और कभी मैं नहीं पढ़ता था, सोया रहता था। बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पेशली जब बारिश होती थी तो सारे घर वाले जो ऊपर छत पे सोए होते थे फ़ौरन उठते थे और भागते थे, नीचे बरामदे में जाकर सो जाते थे। लेकिन उनमें से मैं एक ऐसा शख्स था जो ऊपर अपनी चारपाई को सब बारिश से बचने के लिए खड़ा कर देते कि चारपाई भीगने से बच जाए और नीचे चले जाते। तो मैं अपनी चारपाई पे लेटा रहता, सिर्फ ये करता था कि अपने जिस्म को इस तरह सुकेड़ लेता था कि इस तरह गोल सा फोल्ड सा कर लेता था कि वो जो मेरी चारपाई पे चटाई बिछी होती थी खजूर की, आधी मेरी जिस्म के नीचे होती थी और आधी को मैं अपने जिस्म के ऊपर डाल लेता था। कभी कभी बचपन में शरारत में कहीं किसी गांव में जाना होता था तो मुझे याद है ऐसा मैं भी करता था। एक दिन वैसे बारिश आई तो हम बच्चे थे तो वो जो किसी के घर में थे वो चटाई बिछी हुई थी, उस चटाई को उस अंदाज में हम अपने आप को उस पर गोल सा कर लिया था कि वो चटाई अपने ऊपर ले ली थी, नीचे भी चटाई थी और ऊपर भी चटाई थी बारिश से बचने के लिए। लेकिन ये उस सूरत में कि जब बारिश बूंदाबांदी हो रही हो। एक बड़ी खूबसूरत बात अभी मैंने पढ़ी थोड़ी देर पहले, जब बारिश होती है तो कैसे पता लगता है ये बूंदा है, ये बांदी गिर रही है? तो जब बूंदाबांदी हो रही हो, लेकिन तेज़ बारिश आए तो फिर आपको भागना ही पड़ता है। तो ऐसा ही होता, जब भी बारिश आती वो कहते मैं अपनी चटाई को अपने ऊपर लपेट लेता, डाल लेता और बाकी घर वाले नीचे चले जाते। ये भी एक गर्मियों की रात थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। शाम से ही गहरे स्याह बादल आए हुए थे, बिजली चमक रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, शोर पैदा कर रहे थे, जैसे सब इंसानों को कह रहे हों कि आज अपना बंदोबस्त कर लेना, आज मैं अपनी बारिश को अपने साथ लेके आया हूँ बरसाने के लिए। बरसूंगा, ऐसा बरसूंगा कि तुम लोग अपनी अपनी रज़ायाँ, अपने बिस्तर, अपनी चादरें उठा के नीचे भाग जाओगे। तो बेहतर ही है अपना सामान नीचे ही रखो। लेकिन फिर भी इंसान है इस उम्मीद पे बारिश आएगी तो चले जाएंगे, अभी तो सो जाते हैं। मेरे घर वाले भी सारे ऊपर आकर लेट गए। ये तकरीबन रात के 10:15 बजे का टाइम था जब बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब सब नींद की एक ऐसी आगोश में जा चुके थे जिस वक्त तकरीबन सबको नींद आ ही चुकी थी, और जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें उनके ऊपर गिरनी शुरू हुई तो इस उम्मीद से अभी रुक जाएगी, ये हल्की फुल्की रिमझिम है, हल्की फुल्की बूंदें हैं, ख़त्म हो जाएंगी। वो छोटी छोटी बूंदें उनके बिस्तर के ऊपर पड़ रही थीं। उन्होंने अपने मुंह के ऊपर अपनी वो चादरें कर ली थीं जो पाँव वाली साइड पे हमेशा मौजूद होती थी, ताकि रात को अगर किसी को ठंड लगे तो हर बिस्तर पे एक चादर होती थी। उन्होंने चादर ओढ़ ली थी सब ने कि बारिश से बच जाएंगे, ये हल्की फुल्की अभी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बारिश जब उसी तरह हल्की फुल्की होती होती थोड़ी सी और बढ़ गई तो घर का एक फ़र्द उठा और वो थी अम्मी, और आवाज़ लगाई, उठ जाओ भाई, बारिश शुरू हो गई है। लगता यही है, शाम से ही लग रहा था ये बारिश होके रहेगी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए, चलो सारे नीचे चलते हैं। और यूं अम्मी की आवाज़ पे अब्बू भी
और एक दो बहन भाई भी फ़ौरन इस अंदाज में उठे कि अपने अपना बिस्तर, वो यानी कि तकिया और वो जो पाँव वाली साइड पे चादर होती है, ये बगल में दबा लिए जाते थे। जब भी बारिश होती थी, एक बगल में आपके तकिया होता था और एक बगल में आपकी वो पाँव वाली साइड पे जो चादर होती थी रात को ओढ़ने के लिए, वो आप बगल में दबा लेते थे। तो मैं और मेरी एक सिस्टर अभी ऊपर लेटे थे इस उम्मीद पे कि बारिश रुक जाएगी तो ये नीचे चले जाएंगे, नीचे गर्मी है, हम ऊपर लेटे रहते हैं। जब वो नीचे चले गए तो थोड़ी देर के बाद बारिश हल्की सी और तेज़ हो गई। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं तो फिर भी लेटा रहूँगा, सिस्टर फिर भी भाग जाएगी। मैंने सिस्टर की तरफ देखा तो वो अब बेचैन हो रही थी नीचे भागने के लिए। तब मैंने देखा वो भी उठ के बैठी, उसने अपना तकिया और चादर उठाई, वो भी नीचे की तरफ चल पड़ी। अंदाज़ा मुझे भी हो गया था कि मैं अब इतनी देर इस अंदाज में लेट नहीं सकता। तो एक ही हल है कि मैं फ़ौरी तौर पे वो जो अपना हरबा अपनाता हूँ, अपनी चटाई को अपने ऊपर डाल देता हूँ। तो मैंने जिस्म को ऐसे सुकेड़ लिया और चटाई अपने ऊपर ओढ़ ली। अब आधी चटाई पे मैं लेटा था और आधी चटाई मैंने ओढ़ी हुई थी और मैं मज़ा ले रहा था। मेरा सबसे ये फेवरेट जो मौसम होता था ये वाला होता था, जब रिमझिम हो रही हो, तेज़ बारिश नहीं, इतनी कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, और मैं अपनी चटाई के अंदर छुपा होता था। अभी मैं अपनी चटाई के अंदर ही छुपा हुआ था कि बारिश हल्की सी तेज़ हुई और मुझे लगा कि अब मुझे भी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इससे और तेज़ हुई तो फिर मैं टोटल गीला हो जाऊंगा और रात को सोऊंगा कैसे। ये सोच के मैं अपनी चटाई ऊपर से हटाने ही लगा था कि मुझे महसूस हुआ नहीं, बारिश रुक रही है। और ऐसा ही हुआ, बारिश रुक गई, लेकिन अभी भी रिमझिम हो रही थी, बिल्कुल हल्की सी रिमझिम। जैसा कि मैंने पहले कहा, बूंदा बांदी हो रही थी। पता नहीं किन को पता लगता है ये बूंदा है और ये बांदी है, बूंदा बांदी हो रही है। अब हल्की फुल्की बूंदा बांदी हो रही थी तो मैंने अभी भी चटाई ऊपर ली हुई थी, लेकिन मैं सोने की कोशिश कर रहा था। उसी वेदर को, उसी रोमांटिक मौसम को जिसको मैं एंजॉय कर रहा था, मुझे लगा मुझे सो जाना चाहिए। अभी मुझे आंखें बंद किए 4-5 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी चारपाई के बिल्कुल आसपास कहीं से 2 बिल्लियाँ आ गईं, और वो इस अंदाज में आई कि जैसे बिल्लियाँ लड़ाई शुरू करने से पहले एक दूसरे को कुछ कह रही होती हैं, और उनका एक दूसरे को इस अंदाज में कहने से पता लग जाता है अब ये लड़ने वाली हैं और ये दोनों गुस्से में हैं। और ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर वो इस तरह गुस्से में एक दूसरे से बातें करती रहीं और उसके बाद लड़ाई वाला माहौल शुरू हो गया। वो बाकायदा ज़ोर ज़ोर से लड़ना शुरू हो गए। उनका पहले बोलना, घुराना इस अंदाज में जैसे कोई बच्चे लड़ रहे हों, बच्चे गुस्से में हों, और लड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा इनको मैं भगाऊं नहीं तो मेरी नींद ख़राब हो गई, और मैं उनको भगाने के लिए उठने ही वाला था कि वो वहाँ से चली गई। मैं कहा शुक्र है मेरी नींद ख़राब नहीं हुई, वरना इस तरह ये लड़ती रहती मैं सो नहीं सकता था। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी चारपाई के नीचे कहाँ से दोबारा वो बिल्ली घुस आई कि फिर से ज़ोर से वो आके बोली। इतने ज़ोर से बोली कि मैं डर सा गया कि यार क्या हो गया, इसने डरा ही दिया। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। तो मैं एकदम से मैंने चटाई जो ऊपर ओढ़ी हुई थी हटाई, इसको तो भगाऊँ मैं, डरा ही रही है, इसने डरा ही दिया मुझे। मैंने चटाई वापस डाली, सीधी की उसको, और नीचे घुस के उसको मतलब हाथ के इशारे से जैसे भगाते हैं, हाथ का इशारा किया भगाने के लिए कि निकलो यहाँ से, और नीचे कोई भी नहीं था। शायद वो चीख के भाग गई थी या क्या हुआ था, वो चली गई थी। मैं कहा शुक्र है दफ़ा हो गई, चलो यार सुकून से सो जाओ। अब बारिश भी रुक गई थी तो मैंने दोबारा चटाई अपने ऊपर नहीं ली, ऐसे ही आंखें बंद करके लेट गया। अब पता नहीं कितनी देर हुई थी कि मेरी आंख लग ही गई थी, मैं किस्म का सो ही गया था कि दोबारा से उसी बिल्ली की पहले से ज़्यादा ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। और जब मैंने आवाज़ का अंदाज़ा लगाया तो ये आवाज़ बिल्कुल मेरे राइट साइड की तरफ आ रही थी। मैं कहा यार ये बिल्ली को क्या हो गया है, क्यों इस तरह तमाशा करे, मुझे सोने ही नहीं दे रही। मैं एकदम से उठा गुस्से में उसको मारने के लिए कि इसको मारूं, जूता उठा के कि भाग यहाँ से, क्या तमाशा है।
मैंने जूता उठाया तो देखा वो शायद जूता उठाते हुए मुझे देख चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। और मैंने क्या किया, जूता उठा के ऊपर बिस्तर पे ही रख लिया कि अभी आई ना तो जूता हाथ में ही रख लेता हूँ, इसको सीधा उठा के जूता मारूंगा डराने के लिए, ताकि ये यहाँ से भाग जाए। फिर इसी तरह सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि फिर से आके बिल्ली अब मेरे लेफ़्ट साइड से बोली, तो मुझे आंख तो खुल गई और मैं तैयार हो गया कि जो मेरे पास जूती पड़ी है, इस जूती से अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। मैंने आहिस्ता से जूती उठाई और फौरी तौर पे निशाना लेके जिस सिमत से वो बिल्ली बोली थी मारने ही लगा हूँ, तो देखा उस सिमत से बिल्ली नहीं है। मैंने गलत सिमत से आवाज़ को सुना था, कानों ने कहा लेफ़्ट से है, लेकिन आवाज़ असल में राइट से आई थी। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर उठाया बिल्ली को जूता मारने के लिए, तो आवाज़ उसी लम्हे दोबारा एक आवाज़ मेरी राइट साइड से आई। मैंने कहा ओहो ये राइट पे है, मैं इधर समझा था। और जैसे ही मैं अपने राइट को मुड़ा, क्योंकि मैं उठ के बैठ चुका था उसको मारने के लिए, तो देखा बिल्ली की जो आवाज़ है राइट से नहीं, मेरे पीछे की तरफ से आ रही है। मैं चौंका एकदम से, पहले लेफ़्ट फिर राइट, ये पीछे, ये क्या है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा हूँ और अपनी बैक साइड पे देखा है, तो इस वक्त कोई भी बिल्ली लेफ़्ट राइट बैक साइड पे नहीं थी। मुझे लगा नींद की वजह से मेरा वहम है, ये हकीकत में ऐसे हुआ है, बिल्ली लेफ़्ट राइट नहीं थी और पीछे भी नहीं थी, क्या हुआ है। जूता अभी भी मेरे हाथ में था और मैं परेशानी में इधर उधर देख रहा था, ये क्या हुआ है कि दोबारा से बिल्ली के क्लियर बोलने की आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने उस दीवार से आई, जहाँ पे बेरी के दरख्त की टहनियाँ भी फैली हुई थीं। उन्हीं टहनियों के बीच क्लियर मैंने देखा एक काली बिल्ली जिसका रुख मेरी तरफ था, और अब वो बोली थी इस अंदाज में जैसे गुस्से में हो, और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, अजीब सी अंदाज में उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं एकदम बिल्ली को देखा और थोड़ा सा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जिस्म में एक खौफ की लहर सी दौड़ गई। ये बिल्ली ही है, लेकिन ये अजीब से मुझे घूर क्यों रही है। लेकिन पहले इसकी आवाज़ लेफ़्ट से आई है, फिर राइट से आई है, फिर पीछे से आई है, नीचे भी आई है, लेकिन ये कहीं पे नहीं थी। अब ये सामने बैठी है, लेकिन वो इस अंदाज में बैठी थी जैसे मेरे ऊपर हमला करने वाली है। तो मैंने जूते हाथ में पकड़ के डरते डरते उसको यूं डराने की कोशिश की जूते से, जैसे बिल्ली को आप डराने के लिए जूता इस तरह करते हैं तो बिल्ली डर सी जाती है। तो मैंने उसको मुंह से आवाज़ भी निकाली और जूता लहरा के उसको डराया। उसके बावजूद बिल्ली अपनी जगह से टस से मस ना हुई, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यूँ उठ के बैठना शुरू हो गई जैसे वो हमले के लिए तैयार हो रही हो। तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ जूता उसकी तरफ फेंक दिया, इस अंदाज में उसको लगे ना वो डर जाए। जैसे ही वो जूता उड़ता हुआ उसके पास गया, तो उसी लम्हे मैंने देखा वो जो बिल्ली आम एक बिल्लियों के साइज़ जितनी बड़ी थी, उसी लम्हे उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने बड़ा होना शुरू हो गया। और इतनी तेज़ी के साथ वो बड़ी हुई जैसे कोई कुत्ते की साइज़ की बिल्ली हो। जितना बड़ा कुत्ता होता है उतनी बड़ी ही वो बिल्ली बन गई। वही काली ही थी, रंग भी वही काला था, आंखें जो लाल सुर्ख थी अब वो भी साइज़ के हिसाब से बड़ी बड़ी हो गई थी, एक काली शेरनी जिस तरह होती है। इस अंदाज में वो काली बिल्ली मेरे सामने बड़ी हो के, मेरी आंखों ने उसको बड़े होते देखा था और वो सामने थी। और जिस लम्हे वो बड़ी हो रही थी, मैं सांस लेना भूल गया। मैं इतना घबरा गया, इतना खौफज़दा हो गया कि बस मुझे इतना याद है कि मेरे मुंह से एक चीख निकली, और चीख निकलने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया तो घर वाले मेरे ऊपर पंखा कर रहे थे, सारे परेशान थे। और मैंने जब आंखें खोली तो देखा अम्मी, अब्बू, बहन भाई सारे मुझ पे झुके हुए हैं और मैं नीचे बरामदे में हूँ। तो मुझे लगा कि क्या हुआ है, ये सब मुझ पे क्यों झुके हुए हैं। तभी अम्मी ने कहा शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया। तो उसी लम्हे वो सारे मंज़र मुझे याद आने शुरू हो गए जो मंज़र मैंने ऊपर देखे थे। तभी मुझे याद आया मैंने काली बिल्ली को किस तरह बड़े होते देखा था, और वो एक कुत्ते के बराबर जिस्म वाली काली बिल्ली बन गई थी और मेरे ऊपर हमला करने वाली थी। तभी मैंने घर वालों से पूछा मुझे क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी चीख मारने की आवाज़ आई है और हम ऊपर भागते हुए जब पहुँचे हैं तो तुम बेहोश हो चुके थे, क्या हुआ था। मैंने उनको अपना वो सारा वाक़या सुना दिया जो ऊपर मेरे साथ हुआ था। तो मेरी अम्मी ने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे ऊपर
सूरह यासीन का दम करती हूँ, मेरे बच्चे तुम ठीक हो जाओगे। मेरी अम्मी मेरे ऊपर सूरह यासीन का दम करती रही और मैं कब सो गया मुझे नहीं पता। बाकी घर वाले भी सो गए, अम्मी जागती रहीं। 2 दिन मेरे खैरियत से गुजरे। ये तीसरा दिन था कि मैं रात को सोया हुआ था। मैंने ख्वाब देखा है, वही काली बिल्ली, वही जो मेरे सामने आके बैठी थी, जिसका साइज़ देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने एक कुत्ते जितना बड़ा हो गया था। ऐसे लगता था जैसे शेरनी की जिसामत उसकी हो गई हो। मैंने देखा वही बिल्ली चलती हुई मेरे बिस्तर के पास आई है, और जैसे ही वो मेरे पास आई है, उसने आते ही मेरी इस गर्दन के हिस्से को अपने दांतों से पकड़ लिया है। और जैसे उसने मेरे दांतों से पकड़ा है तो मेरी दोनों साइडों से खून बहना शुरू हुआ है। जैसे ही मेरी गर्दन से खून निकलना शुरू हुआ है तो मैंने देखा है वो बिल्ली बैठी उस खून को चाट रही है। मैंने ख्वाब जब यहाँ तक देखा कि मेरे गर्दन से खून निकल रहा है उस बिल्ली की वजह से और मेरी खून को बैठी चाट रही है, तो मेरे मुंह से एक ज़ोर सी चीख निकली, और जैसे मैंने चीख मारी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं ख्वाब देख रहा हूँ और घर वाले भी मेरी चीख की वजह से जाग गए थे। और उसी जगह पे, जिस जगह पे मैंने देखा उसने मुझे पकड़ा था, एक साइड पे मैंने देखा तो हल्का सा खून का कतरा निकला हुआ था। कोई भी वहाँ पे निशान नहीं था, खराश का निशान भी नहीं था, लेकिन खून का कतरा वहाँ पे मौजूद था। मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे खून लग गया और मैं और डर गया। मेरी माँ समझ गई क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है। मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा माँ जी यहाँ देखे खून है। माँ ने देखा यहाँ पे तो कोई निशान नहीं है। तो माँ जी ये खून कहाँ से लगा है? कहीं से ऊपर से गिर गया होगा, कहीं से आ गया होगा। क्या देखा है तुमने ख्वाब में? और मैंने जब उनको अपना ख्वाब बताया कि मैंने ये देखा है कि बिल्ली इस तरह मुझे दांतों में दबोच रही थी और खून निकालने के बाद मेरा खून चाट रही थी, तो उसी लम्हे मैंने चीख मारी और अम्मी मेरे हाथ पे खून भी लगा है। अम्मी भी परेशान हो गई। अब्बू से कहा सुबह किसी को बुला के लाइए। मैंने आपको पहले भी सारा दिन कहा है, कल भी परसों भी आप नहीं बुला के लाए। तो अब्बू बोले मैं गया था, कारी साहब थे नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। सुबह उठते ही इंशाल्लाह मैं उनको ले आऊँगा। सुबह होते ही अब्बू उनको लेके आए। वो कारी साहब आए, मेरे ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे। काफ़ी दम करने के बाद उन्होंने मुझे पानी दम करके भी पिलाया और कहा इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। वो दम करके तो चले गए, लेकिन अगली रात फिर से मैंने जो ख्वाब देखा वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। वो जो काली बिल्ली सी थी अभी भी मेरी चारपाई के पास बैठी हुई थी और इस अंदाज में हंस रही थी जैसे कोई इंसान हंसता है। उसकी बाकायदा हंसने की आवाज़ थी। एक बिल्ली चारपाई के करीब बैठ के हंस रही है इंसानी अंदाज में, इंसानी आवाज़ में। और उसी वक्त मेरी आंख फिर से चीख मारकर खुल गई। अम्मी मेरे साथ ही लेटी थीं, साथ वाली चारपाई पे। वो उठ गई और समझ गई कि मैं फिर से डर गया हूँ। उन्हें फ़ौरी पूछा फिर कोई बुरा ख्वाब देखा है? मैंने कहा हाँ माँ जी। तो माँ जी ने मेरे ऊपर फिर से सूरह यासीन की पढ़ी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद मेरे ऊपर दम किया। अब जब भी मुझे कोई बुरा ख्वाब आता मैं डरता, मैं अपने घर से भी डरने लगा था, तो अम्मी सूरह यासीन पढ़ती और मेरे ऊपर दम कर देती। मेरे बहन भाई मुझे कहते तुम्हें कई दफ़ा समझाया था अकेले मत लेटो, ये मत किया करो, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। अब तुम्हारी वजह से सारा घर परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अब मुझे जब भी डर लगता तो मैं अम्मी के पास जाता और कहता अम्मी मुझ पर दम कर दीजिए, और अम्मी मुझ पर दम कर देती। एक दिन मैं बैठा पढ़ाई कर रहा था कि मुझे महसूस हुआ कमरे में जैसे कोई है। शाम का ये टाइम था। आराम से मैं अपने बिस्तर से उठा, किताबें वहीं पे छोड़ी कि सीधा अम्मी के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ अम्मी मुझ पे दम कर दीजिए, मुझे लग रहा है पास कोई है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिस्म के बाल गूज बम खड़े हो रहे थे। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखा, कमरे में कोई भी नहीं है। कमरे से तो मैं निकल आया और मैं जूते भी नहीं पहने, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अम्मी के कमरे में आया तो देखा अम्मी ने अलमारी खोली हुई है कपड़ों वाली और नीचे बैठ के कपड़े को तह लगा रही हैं। जब कपड़े धुल के आते थे तो अक्सर माएँ नीचे ज़मीन पे बैठ कर उनको तह लगाती थी और तह लगा के अलमारी में रख देती थी। मैं आहिस्ता से चलते चलते अम्मी के पास गया और कहा अम्मी मुझ पे दम कर दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है।
उसी लम्हे जैसे ही अम्मी ने मेरी तरफ मुंह फेरा, वो जो कमर करके मेरी तरफ बैठी थी, अम्मी जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी तो मैं ये देख के खड़ा खड़ा बुत सा बन गया। वो जो सामने अम्मी का रूप धार के बैठी थी, जिस्म तो अम्मी का था, जैसे वो चेहरा मेरी तरफ आया तो वो अम्मी नहीं थी, वो बहुत ही भयानक चेहरा था, बहुत ही खौफनाक चेहरा। उसकी आंखें ऐसी थी जिसमें गड्ढे पड़े हुए थे, आंखें अंदर से खाली थी, आंखों के अंदर कुछ भी नहीं था। नाक वाली जगह पे नाक भी नहीं था, ये खाली जगह थी अंदर की तरफ, जैसे धंसा होता है नाक अंदर की तरफ था। और उसकी जो दाहिना उन्होंने लिखा है, मुंह का दाहिना जो था, ये जो होता है, ये बहुत बड़ा था और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत थे। वो दांत निकाल के मुझे देख के मुस्कुराना शुरू हो गई, जैसे कह रही हो मुस्कुरा के, आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए ही तो यहाँ पे बैठी थी। और उसने अपनी दोनों बाहें यूं फैला दी जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाने के कहती है, आओ आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास। इस अंदाज में उसने बाहें खोली हुई थी और वो मेरी तरफ मुड़ चुकी थी। भयानक खौफनाक चेहरे वाली औरत, पीछे से जो अम्मी लग रही थी, आगे से वो कोई डाइन थी। वो डाइन अपनी बाहें खोले मुझे बुला रही थी कि आओ मेरे गले लगो। बहुत खौफनाक उसका चेहरा था, ऐसा कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मुझे ये याद है, अजीब से गड्ढे पड़े हुए आंखें, नाक भी अंदर से बहुत बड़ा मुंह, और झुर्रियाँ भी नहीं थी, लेकिन अजीब व गरीब खौफनाक किस्म का मुंह था, ऐसा जैसे स्किन सारी जल गई हो और जल के वो चेहरे की जो जिल्द है लटक रही हो। इस अंदाज का था कि मैं उसको सही तरीके से कह रहे हैं एक्सप्लेन भी नहीं कर गया। मैं इतना डर गया था कि मैंने ज़ोर से चीख मारी और वहीं पे मैं गिरा और बेहोश हो गया। फिर सब घर वाले मेरे ऊपर जमा थे। जब मेरी आंख खुली और मुझसे पूछ रहे थे, अम्मी पूछ रही थी क्या हुआ, तो मैंने अम्मी को देखते ही ऐसे डरना शुरू हो गया जैसे अम्मी से ही मुझे डर लगना शुरू हो गया। अम्मी ने कहा क्या हुआ है, क्यों डर रहे हो? मैंने कहा आप कौन हो, आप कौन हो? मैंने कहा बेटा मैं आपकी माँ हूँ। सारे घर वाले बाकी भी मुझसे पूछना शुरू हो गए क्या हो गया है, क्या हो गया तुम्हें? माँ है ये तुम्हारी, अम्मी है ये। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ है मुझे बताओ। तो मैंने उनको वो सारा वाक़या बताया कि अम्मी मेरे साथ ये हुआ है, मैं आपके पास आया था कि आप मेरे ऊपर दम कर दें, लेकिन आगे जब मैंने देखा तो बैठी तो आप थी, मुड़ने पे पता लगा वो आप नहीं, वो कोई डाइन थी, कपड़े तह करने के अंदाज में कमरे में बैठी थी, बहुत ही भयानक। कारी साहब को फिर से बुलाया तो गया, लेकिन अम्मी समझ चुकी थी कि कारी साहब के बस का रोग नहीं है। कारी साहब पढ़ते तो थे लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए अम्मी खुद से ही सूरह यासीन पढ़ के मुझ पे दम करती थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक जहाँ पे ख्वाब आ रहे थे, घर के अंदर मैं मुख्तलिफ मौक़ों पे डर रहा था, अब तो बाकायदा ये भी महसूस होना शुरू हो गया जैसे कोई गुज़रा है तेज़ी के साथ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता था वो कोई इंसान है, कोई साया है, क्या है, लेकिन ये मुझे महसूस होता था कोई गुज़रा है। और पहली दफ़ा मेरे भाई ने जो उस घर में वाक़या हुआ उसके साथ भी, उसका कसूरवार भी भाई मुझे ठहरा रहा था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे स्कूल के लड़के मुझसे दूर होना शुरू हो गए थे, घर वाले बहन भाई भी मुझसे दूर होना शुरू हो गए थे। वो सारे समझना शुरू हो गए थे कि इसके साथ कोई मसला है, जिन भूत चुड़ैल डाइन कोई है जो इसके साथ अटैच हो चुकी है और इसकी वजह से कहीं हमारे साथ ही कोई मसला ना हो जाए, इसलिए सब मुझसे कतराना शुरू हो गए थे। सिर्फ अम्मी और अब्बू थे जो हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे, बहन भाई कतरा रहे थे, महल्ले वाले कतरा रहे थे, यहाँ तक के स्कूल के क्लास फेलो भी मुझसे कतराना हो गए थे कि इसके साथ कोई मसला है जिन्नात का, इससे दूर रहो। और मैं परेशान था कि या अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, इसका कैसे हल करूँ, मुझे कतअन समझ नहीं आ रहा था। मैं ख़ुद इतना शदीद टेंशन में आ चुका था, कभी कभी मेरा दिल करता था कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूं। हर वक्त डरना, हर वक्त चीज़ों का नज़र आना, बुरे ख्वाब आना, दिन को जागती आँखों से भी देखता हूँ, रात को सोते हुए ख्वाब में भी डरता हूँ। मैं कहाँ फंस गया हूँ, करूँ तो क्या करूँ? अब एक ही मेरे पास हल था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, और मैं ये मुसलसल सोचना शुरू हो गया। उसकी रीज़न ये थी
कि अब घर के अंदर इस तरह के वाक़यात शुरू हो गए थे। पहला वाक़या उस वक्त हुआ जब भाई नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। उसने वॉशरूम को खोला तो वॉशरूम अंदर से बंद था, लॉक था। शावर चलने की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कोई अंदर नहा रहा था, शावर ले रहा था। तो वो बाहर इंतज़ार में बैठ गया। पहले जो वॉशरूम होते थे अटैच बाथ नहीं होते थे, ये तो आजकल सिलसिला अटैच बाथ हैं। पहले अमूमन जो घरों में होता था, आज भी बहुत सारे घरों में, तो मॉडर्न हमारे यहाँ हो गया है कि जी हर कमरे के साथ अटैच बात है कि आपको उठ के जाना ना पड़े। पहले ये होता था, घर का जो दरवाज़ा होता था, मेन डोर, उसमें से जैसे ही आप दाखिल होते थे तो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे शुरू में ही एक टॉयलेट होता था और एक आपका नहाने के लिए होता था। उसी के साथ बाहर या हैंड पंप लगाया होता था। मोटरें तो बहुत बाद में आती कि बाहर हैंड पंप भी होता था और अंदर भी हैंड पंप का सिस्टम लगाया होता था। सहन होता था, सहन को क्रॉस करके बरामदा और कमरे होते थे। तो भाई जब नहाने के लिए आया तो यकीनन सी बात है, सामने उसको नज़र आ गया शावर चल रहा है, कोई शावर ले रहा है। अच्छा, पहले शावर किस तरह के होते थे ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत पहले भी शावर होते थे, टैंकियां बनाई होती थी, ये मैंने देखी हुई हैं। नलके हैंड पंप जो होता था उसको, हैंड पंप को इस अंदाज में चलाया जाता था कि एक वहीं अंदर बाथरूम में छोटी सी एक सीमेंट की टैंकी बनाई जाती थी जिसके अंदर पानी जमा होता था। और उस वक्त जो शावर होता था वो शावर आज के लोहे की तरह नहीं होते थे। वो जो पाइप होता था रबड़ का, जिससे पानी लगाया जाता है पौधों को, इस पाइप के ज़रिए शावर बनाया जाता था ऊपर, और उसके नीचे खड़े होकर आप नहाते थे या पाइप पकड़ के लोग बहुत नहाते थे। तो अंदर नहाने का महसूस हो रहा था कि अंदर हैंड पंप भी चल रहा है, शावर भी चल रहा है, कोई नहा रहा है। तो भाई सामने बैठ गया इंतज़ार में कोई बाहर निकले तो मैं नहा सकूं। जब अंदर खामोशी छा गई और वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था कि जो भी घर का फ़र्द है वो बाहर निकले तो मैं टावल लेके बैठा हुआ था, मैं भी नहाने के लिए जाऊं। तो जब काफ़ी देर हो गई, अंदर खामोशी छा गई और कोई भी नहीं निकल रहा, तो भाई गुस्से से उठ के आया, यार भाई कौन है, अब निकल भी आओ, इतनी देर हो गई है, मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। और फिर भी जब नहीं निकला तो उसने गुस्से में कहा, कौन है यार, जवाब तो दे दो भाई। फिर भी जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो उसने गुस्से में दरवाजे को इस अंदाज में नॉक किया कि जैसे कोई अंदर कोई सुन नहीं रहा या कोई मसला हो गया, हादसा हो गया, अंदर क्या हो गया है, कौन है। इस तरह ज़ोर ज़ोर से किया तो दरवाज़ा लगा है, तो उसके बाद खुल सा गया है। इतनी ज़ोर से उसने किया है जब दूसरी दफ़ा तो दरवाज़ा खुल सा गया। जब खुल सा गया उसने कहा दरवाज़ा तो खुला हुआ है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था, फ़र्श गीला था, कोई नहाया भी था जिसकी वजह से फ़र्श गीला था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। और वो इस बात पे हैरान हो गया कि मेरा वहम नहीं हो सकता, मैं सामने बैठा हुआ था, अंदर कोई नहा रहा था। फिर उसने 1 बाय 1 एक एक करके सब घर वालों से पूछा भी कौन गया था बाथरूम में नहाने, तो सब ने कहा हम तो, जो घर में मौजूद थे उन्होंने कहा हम तो नहीं गए। ये था पहला वाक़या जो घर में हुआ। दूसरा, अब ऐसा होने लगा, चाबियां लटका दी जाती मोटरसाइकिल की, जो एक मखसूस जगह बनी थी, और जैसे ही वहाँ से चाबी लेने की कोशिश करते कि यार निकलना है, चाबी उठाएं, तो वहाँ पे चाबी नहीं होती थी। पूरा घर छान लिया जाता, पूरे घर को भी छान मारने के पास चाबी ना मिलती और एंड पे नज़र पड़ती तो उसी जगह पे चाबियाँ लटकी होती थी। और ये कई दफ़ा होना शुरू हो गया, सिर्फ चाबियों के साथ नहीं, और चीज़ें भी ढूंढ ढूंढ के थक जाते थे, नहीं मिलती थी, और एंड पे वहीं पे पड़ी नज़र आती थी जहाँ से ढूंढना शुरू किया होता था। और अम्मी के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि अम्मी एक रात कमरे में लेटी, बाकी सारे ऊपर छत पे सो रहे थे और अम्मी अंदर कमरे में लेट गई। हमारी अम्मी की नींद ऐसी है कि हल्का सा भी उनको हाथ लगाएं तो वो जाग जाती हैं, बहुत जिस तरह कहते हैं कच्ची नींद सोना। मेरी कभी नींद ऐसी होती थी, अब ऐसी नहीं है। मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ, कोई 2-3 घंटे 4 घंटे टोटल मिलते हैं सोने को। पहले नींद ही नहीं आती थी, हल्की सी आंख लगती थी, सबसे पहले मैं जाग जाता था। तो अम्मी की हमेशा से नींद ऐसी रही है, हल्का सा भी शोर करो, उनकी चारपाई को टच भी कर दोगे ना, ऐसे हल्का सा टच कर दोगे उठ जाएगी, वो इस अंदाज में सोती थी। तो सारे ऊपर छत पे सो गए, अम्मी नीचे कमरे में सोई थी। उन्होंने अपनी चारपाई बिल्कुल दरमियान में, कमरे के सेंटर में पंखे के नीचे बिछाई और सो गई। और जैसे ही सुबह फजर की अज़ान हुई तो सबसे पहले अम्मी ही उठती थी अज़ानों से पहले, बाकी तो अज़ानों के टाइम पे उठे। और जब नीचे आए तो अम्मी उठ के बैठी हुई थी चारपाई पे और परेशान लग रही थी। पूछा अम्मी क्या हुआ,
अज़ानें हो चुकी हैं, तब तक तो आप वज़ू भी कर चुकी होती हैं, तो अभी तक आप चारपाई पे बैठी हैं, तबीयत ठीक है, सब खैरियत है? तो वो बोली कि मेरे पास कौन आया था आज? सबने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा क्या मैं आज बहुत गहरी नींद सो गई थी? उन्होंने कहा अम्मी हम समझे नहीं। उन्होंने कहा मैं सेंटर में गर्मी लग रही थी, तो रात मैंने अपनी चारपाई बिल्कुल पंखे के नीचे दरमियान में बिछाई थी, और जब मैं उठी हूँ तो ये देखिए मेरी चारपाई बिल्कुल कोने में पड़ी है। क्या मैं आप में से किसी ने उठा के मेरी चारपाई को उतनी दूर डाला है? क्योंकि मेरी नींद ऐसी है कि मुझे हल्का सा भी कोई टच करेगा मेरी चारपाई को तो मैं जाग जाऊंगी। और मैं कैसी रात को ऐसी गहरी नींद सोई हूँ कि किसी ने मेरी चारपाई उठा ली है और उधर कोने पे लगाई है, मैं जाग भी नहीं सकी। तो सब घर वालों ने कहा अम्मी हम में से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अब्बू भी परेशान हो गए कि हाँ ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता, और ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारी चारपाई को कोई हिलाए और तुम्हारी आंख भी ना खुले। अम्मी समझ गई कि वो जो शरारतें घर में हो रही थी अब इस हद तक शुरू हो गई कि अम्मी की चारपाई को उठा के उनको पता भी नहीं लगने दिया और कोने पे रख दिया गया। अम्मी चारपाई के ऊपर थी, चारपाई यकीनन उड़ती हुई गई थी जिसकी वजह से अम्मी को पता नहीं लग सका था। अब मज़ीद ये वो हालात थे जिनकी वजह से सारे घर वाले मुझे इसका मुजरिम करार दे रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, मेरे साथ ही कोई चीज़ है जो जुड़ी है जिसकी वजह से ये सब कुछ उनके साथ भी होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि मेरी बहन एक रात को चीखें मार के डर गई। जब सब घर वाले जमा हो गए और उससे पूछा क्या हुआ है तो उसने बताया बिल्कुल मेरी चारपाई के सामने एक इंसान खड़ा था और मैं सोई हुई थी। मेरी चारपाई को किसी ने इस अंदाज़ में हिलाया है जैसे ज़लज़ला आता है और चारपाई को हिलाया जाता है। मेरी चारपाई इस अंदाज़ में हिलना शुरू हो गई, मैं समझी शायद ज़लज़ला आ रहा है और मेरी आंख खुल गई डर की वजह से कि मैं उठूं ज़लज़ला आ रहा है। तो तभी मेरी निगाह पड़ी, मेरी चारपाई के सामने बिल्कुल एक इंसान खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, नीचे उसके पजामा पहना हुआ था सफ़ेद कलर का, और ऊपर कुर्ता जैसे पहना जाता है ऐसे सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन नहीं थी और उसमें से खून निकल रहा था। वो जो सफ़ेद कुर्ता और पजामा था वो खून से भर गया था, ऐसे लगता था कि वो सफ़ेद है ही नहीं, खून की वजह से वो रेड ही लाल था। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी और आप लोग मेरे पास पहुँच गए। जब ये सारे वाक़यात होना शुरू हो गए तो अब और परेशानी लाहक हुई। सब घर वाले अम्मी अबू के सिवा पहले भी मुझसे दूर हो रहे थे, अब मज़ीद दूर होना शुरू हो गए। तभी मैं अब इस स्टेज तक पहुंच गया कि मैं इस ज़िंदगी से जान छुड़ा लूं, जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तभी एक दिन जो हमारे वो कारी साहब आते थे पढ़ने के लिए, हमारे घर में एक बुज़ुर्ग हस्ती को लेके आए। सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, सफ़ेद उनकी पलकें थीं, भावें थीं, सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई थी। उनका चेहरा इतना बारिश था, इतना खूबसूरत चेहरा था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मेरा दिल ऐसे लगा जैसे कोई एक नेक हस्ती, वो हस्ती आ गई है जो मुझे वाकई आज इन चीज़ों से निजात दिला देगी। तारुफ कराया गया, उन्होंने कहा ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं, मेरे उस्ताद हैं, ये कभी किसी के घर नहीं जानते, ये कभी तावीज़ नहीं देते, लोगों का इलाज नहीं करते, ये गुमनाम रहते हैं। लेकिन मैं इनसे चीज़ें सीख रहा हूँ, अभी तक मैंने सीखी नहीं है, लेकिन उनको उस्ताद मानता हूँ। जब ये आए हैं तो ख़ुद मुझसे बोले हैं कि तुम्हारे महल्ले में कुछ ऐसा हो रहा है, तुम जानते हो किस घर में हो रहा है? तो मैंने कहा जी हजूर मैं जानता हूँ, आइए मैं आपको ले कर चलता हूँ। तो इन्हीं की ख्वाहिश पर मैं इनको ले कर आया हूँ। मेरी तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, तो सबकी तरफ देखने के बाद उनकी निगाहें मुझ पे आके रुक सी गईं और मुझे देख के मुस्कुराना शुरू हो गया और कहा अच्छा ये बच्चा है। वो जान चुके थे कि मैं ही हूँ जिसके साथ कोई शिकार है, किसी ने भी उनको इशारा करके भी नहीं बताया था। उसके बाद वो पूरे घर के अंदर गए, छत पे गए, हर जगह पे पढ़ाई करते रहे, देखते रहे, फिरते रहे, और उसके बाद जब आ गए तो कहा इस बच्चे को मेरे सामने बिठाइए। मुझे उनके सामने बिठा दिया गया और अपने शागिर्द और मेरे भाई से कहा इसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए। मैं डर सा गया कि क्या होने लगा है कि मेरे हाथ पकड़ने लगे हैं। मुझे चारपाई पे बिठा दिया गया और सामने एक चारपाई पे वो बारिश सूरत बुज़ुर्ग बैठ गए। मेरे दोनों बाजू ज़ोर से पकड़ लिए गए
उन्होंने अपना अंगूठा इस तरह उसके ऊपर कुछ पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे पे फूंकें मारनी शुरू कर दी। पढ़ते थे और फूंक मारते थे, पढ़ते थे और फूंक मारते थे। उसके बाद उन्होंने वही अंगूठा मेरे माथे पे आके इस अंदाज में रख दिया, जैसे माथे पे यूं अंगूठा रखते हैं, इस अंदाज में माथे पे अंगूठा रखा। और वो अंगूठा रखना था कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे वजूद को आग लग गई हो, ऐसी शदीद आग जैसे मैं आग में झलस रहा हूँ। और उसके बाद तकलीफ़ और बढ़ती गई, इतनी शिद्दत इख्तियार करती गई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो, मेरे जिस्म से कोई मेरी खाल उतार रहा हो, खाल खींच रहा हो। इतनी शदीद मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मेरे मुंह से चीखें निकलने शुरू हो गई और मैं रोना शुरू हो गया, धाड़ना शुरू हो गया, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ छोड़ दो, हटाओ इस अंगूठे को, मैं मर जाऊंगा, हटाओ इस अंगूठे को, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा वजूद जल रहा है, मेरी खाल खींची जा रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो उसके बाद की कहानी मेरे भाई ने मुझे सुनाई कि कारी वो बारिश बुज़ुर्ग इसी तरह पढ़ते रहे, मेरी चीखें निकलती रहीं। चीखें निकलते निकलते वहीं बैठे बैठे मैं बेहोश हो गया, इस अंदाज में कि उन्होंने मेरे बाजू पकड़े हुए थे, लेकिन मैं अब गिर रहा था। अगर वो मेरे बाजू छोड़ते तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता, मैं बेहोश हो चुका था। और उन्हें इशारा किया इसको छोड़ना अभी नहीं है। वो पढ़ते रहे, अंगूठा उनके माथे पे ही रहा। और उसके बाद उन्होंने वो अंगूठा मेरे माथे से हटा के मेरे माथे पे 3 दफ़ा फूंकें मारी। जैसे ही मेरे माथे पे 3 दफ़ा फूंकें मारी तो बेहोशी की हालत में मैं खांसना शुरू हो गया, जैसे कोई खांसता है ज़ोर ज़ोर से। मैं इस अंदाज में खांसा कि उन्होंने मुझे कहा इसको नीचे की तरफ करो, ये शायद उल्टी करेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे उन्होंने मुझे नीचे की तरफ किया तो मेरे बाकायदा मुंह से जैसे उल्टी सी निकलती है। मैं उस वक्त बुड़बड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे छोड़ दो। इस तरह वो कह रहे हैं, तुम बुड़बड़ा रहे थे, समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे, सिवाय इसके कि तुम कह रहे थे मुझे छोड़ दो, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुमने एक अजीब से कलर की एक उल्टी की है। और उसके बाद वो बुज़ुर्ग बोले इसको लिटा दो, और तुम्हें लिटा दिया गया है। अम्मी ने तुम्हारा मुंह वगैरह साफ़ किया। उसने कहा परेशानी की बात नहीं है, जो चीज़ भी थी वो इसके वजूद, इसके शरीर के साथ मुंसलिक हो गई थी, उसी की वजह से उसका बसेरा इसी घर में हो गया था। अब वो इसको छोड़ के जा चुकी है। जैसे ही होश में आए, ये मैंने पानी दम कर दिया, इसको पानी पिलाओ। जैसे मैं होश में आया मुझे फ़ौरन पानी पिलाया गया। जैसे ही पानी पिलाया गया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह तक सकून में आ गई है, मैं बिल्कुल पुरसकून हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा बेटा अब कोशिश करना, नमाज की पाबंदी करना, जब माँ बाप तुम्हें नमाज के लिए कहें तो कोताही मत करना, नमाज पढ़ लेना। पानी जो दम किया था उन्होंने कहा इसको बाकी घर वाले भी पी लें, और घर के हर दीवारों का जो कोना बनता है, कोनों के अंदर इस पानी का छिड़काव करें। और यूं पूरे घर में पानी का छिड़काव भी किया गया। पूरे घर वालों ने पानी भी पिया और मुझे भी पानी पिला दिया गया। और एक बोतल अलग से बना के दी गई कि 1 हफ़्ता मैंने इसी पानी को ही पीना है, इसके अलावा कोई और पानी नहीं पीना। उस बोतल में से जितना मैं पानी निकालूंगा उतना ही पानी और डाल दूंगा। घर वालों ने उनसे पूछा हज़रत ये क्या मामला था, क्या माजरा था? उसने कहा जो ऊपर लड़ाई करते हुए 2 बिल्लियाँ नज़र आई थीं वो यहाँ से गुज़र रहे थे कि आसमान से नीचे उतर आए, और किसी बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी तो वो लड़ना शुरू हो गए। वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे, अपनी लड़ाई में मुतवज्जो थे कि लड़ते हुए वहाँ से चले भी गए। लेकिन जिस अंदाज में ये लेटा था और वहीं एक आया तो जिस अंदाज में इसने जूता उठाया और जिस अंदाज में ये तैयार होकर बैठा उनको भगाने के लिए, तो वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। इसने अपनी तरफ मुतवज्जो उनको कर दिया, और ऐसा मुतवज्जो किया कि जब उसने इसके ऊपर जूता फेंका और उसका साइज़ बड़ा हुआ तो वो जो था वो इसके साथ उसी दिन से अटैच हो गया। तभी आपको घर के अंदर चीज़ें नहीं मिलती थीं, सरकटा नज़र आया। वो बाथरूम में अक्सर ऐसा होता था। फिर बाद में भी होता था कि कोई नहा रहा है और अंदर कुंडी लगी है लेकिन अंदर
कोई भी नहीं होता था। मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते थे, महसूस होता था कमरे में हैं, उस औरत का नज़र आना, वो सब उसकी वजह से था। और उसने कहा हुआ ये था, पहले वो अकेला यहाँ पे था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके कबीले के कुछ और लोग भी आपके घर में आके आबाद हो गए थे। अब वो इस घर से जा चुके हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अता पता पूछा गया कि दोबारा आपसे मिलना हो, इलाज के लिए आना हो या कुछ हो, क्योंकि महल्ले की काफ़ी औरतें भी आ गई थी कि पानी दम करवा सके, उन तक भी पता लगा। तो उन्होंने कहा किसी को मेरे बारे में मत बचाइएगा, हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, पैसे नहीं लेते, दुनिया के लोगों को पानी दम करके नहीं देते, बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। ये घर नेक घर है, 5 वक्त का नमाजी घर है। इस बच्चे ने थोड़ी सी गलती कोताही की है जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन परेशान मत हों, अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें कहा हम अल्लाह के वो लोग हैं जिनका कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ, कोई पता नहीं होता। बस आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहिए और एहतियात कीजिएगा, इंशाअल्लाह दोबारा कुछ नहीं होगा। वो खुदा हाफिज़ करके चले गए और उसके बाद वाकई हमारे घर में कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही मेरे साथ। वो कहते हैं कभी ज़िंदगी में दोबारा कुछ हुआ। आज इस वाक़े को 25-27 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे वाक़या याद करता हूँ तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं डर जाता हूँ, जैसे लगता है जैसे कल का वाक़या हो। तो ये थी उनकी कहानी जो आज मैंने प्रोग्राम में शामिल की। तो आप भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। कहानी का सिंपल तरीका जो हर दफ़ा बताता हूँ, एक तो डाउनलोड मत कीजिएगा कहानी को, यहीं पर सुन लिया करें। और दूसरा, आप वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और स्टोरी को लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, स्टोरी लिख के भेजें। आपने आखिरी लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में लिख दें स्टोरी, या फिर लिख दें OCS। तो मैं समझ जाऊँगा ये आपने कहानी भेजी है, उसको नंबर दे के मैं सेव कर लूँगा और जैसे आपकी कहानी का नंबर आएगा तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल कर ली जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है पाकिस्तान का कोड जमा का निशान जिसको बोलते हैं +92-313-6655500। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, +92-313-6655500। यही नंबर पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलेगा, पाकिस्तान के कोड के बगैर 0313665500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।